Hello दोस्तों, welcome to my channel Funds Story. Before starting to anything, I'm just giving you a small declaration from my side that I am Ashish Bajpayee, an NISIM certified mutual fund advisor and distributor. नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फंड्स स्टोरी के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम लोग म्यूचुअल फंड्स की एक सीरीज़ पे काम कर रहे हैं। उसी सीरीज़ में ये आज थर्ड सेशन है म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स को लेके, है ना। दोस्तों जो आज वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उससे प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको देखने के पहले मेरे पहले के दोनों सेशंस को ज़रूर अटेंड कर लें। उस सेशन में मैंने बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स को और एनएफओ के रिलेटेड जो हम लोग टर्मोलॉजी म्यूचुअल फंड्स में यूज़ करते हैं उसमें मैंने बात करी हुई है। अगर आप वो दोनों सेशंस को देख लेंगे, वीडियोज़ को देखेंगे, तो आपको इसको देखने में, इसको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। उसका दोनों वीडियोज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, तो प्लीज़ वहाँ से आप उसको पहले देख लें, फिर इस सेशन को अटेंड करें। दोस्तों टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड को जानने के पहले, है ना, इस स्लाइड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस स्लाइड में बेसिकली मैंने बात करी हुई है कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स क्या है। अगर ये दो टर्म्स आपको समझ में आ जाएंगे तो म्यूचुअल फंड्स को समझना आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक, दोस्तों स्टॉक्स क्या है? स्टॉक्स मीन्स हो गया शेयर। अगर किसी कंपनी में मान लीजिए आपके 2 शेयर 5 शेयर हैं, मीन्स उस कंपनी में आपकी 2 या 5 की हिस्सेदारी है। अगर उस कंपनी ग्रो करेगी, आपके शेयर ग्रो करेगा, तो आपकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। ठीक, अब आप समझिए बॉन्ड्स को। स्टॉक्स में आपको आ गया होगा। स्टॉक्स मीन्स हो गया शेयर्स मतलब हो गया कंपनी में हिस्सेदारी। बॉन्ड्स बेसिकली इसको देख, मैं आपको ऐसे बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, है ना। बॉन्ड्स का मतलब हो गया, इसको कोरिलेट करें एज अ लोन। मान लीजिए आपको अपना घर बनाना है, तो आपको 1 लाख का लोन चाहिए। आप कंपनी के पास में गए, आपने कहा मुझे 1 लाख का लोन चाहिए। कंपनी बोलेगी ठीक है, मैं आपको कितने टाइम के लिए आपको चाहिए? आपने कहा मुझे 2 साल 5 साल के लिए चाहिए। तो आपको समझ लीजिए उसने 1 साल के लिए आपको लोन अमाउंट दिया, और उसका उसने 10% उसने चार्ज लिया। एज ए इंटरेस्ट आपको पेड करना होगा। मीन्स 1 साल के बाद में आपको 1,10,000 रुपये उसको वापस करना होगा कंपनी को। ठीक, यही बॉन्ड्स है। मान लीजिए गवर्नमेंट है आपकी, गवर्नमेंट ने बोला कि मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना है, मुझे हाईवे बनाना है। गवर्नमेंट ने बोला मैं एक हाईवे के लिए मैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड लेके आ रहा हूँ। ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में क्या है, उसमें आपको मान लीजिए 10% का उसमें आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक, जो लोग उसमें अप्लाई करेंगे, जो लोग बॉन्ड्स को लेंगे, मान लीजिए बॉन्ड्स का कुछ लॉकिंग पीरियड रहेगा। बॉन्ड्स मान लीजिए 3 साल का है, तो 3 साल में आपको इन्वेस्ट करना है, लॉकिंग पीरियड रहेगा, और 10% से आपको आपका रिटर्न मिलेगा। ठीक, यही बेसिकली बॉन्ड्स है। मतलब एक तरह से आपने गवर्नमेंट ने आपसे लोन ले लिया उतने अमाउंट का, और उनकी कमिटमेंट है टाइम पीरियड के लिए, उतने टाइम पीरियड के बाद में इतना आपको आपके अमाउंट में अप्रिशिएशन होकर आपको मिल जाएगा। ठीक, अब आप समझ गए स्टॉक्स और बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। अब आप समझें इस वाले पे कुछ फिक्स टर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको हम और ब्रीफ करते हैं। लाइक ऑनरशिप वर्सेस डेप्ट। ऑनरशिप मतलब हो गया आपकी, अगर मान लीजिए आपने किसी कंपनी में आपके शेयर्स हैं, तो मतलब उस कंपनी में आपकी ऑनरशिप है। जैसे कंपनी ग्रो करेगी, आपकी रिटर्न ग्रो करेंगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, है ना। डेप्ट मतलब हो गया सेम विद लोन अमाउंट, जो मैंने आपको अभी तक ब्रीफ किया। ठीक, रिटर्न रिटर्न्स देखें। रिटर्न्स को आप ऐसे समझें कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। रिटर्न का मतलब हो गया, मान लीजिए अभी नेक्स्ट मंथ प्रयागराज में कुंभ हो रहा है। ठीक, कुंभ आ रहा है। अब कोई कंपनी है, उस कंपनी का मान लीजिए वो कंपनी इवेंट ऑर्गेनाइजर है। ठीक, आपको पता है कि कंपनी का इवेंट में अच्छा काम करती है। मान लीजिए एक एग्जांपल है पूरा ये। मान लीजिए उस कंपनी को कुंभ ऑर्गेनाइज करने का उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया गवर्नमेंट की ओर से। ठीक, आपको ये बात मालूम पड़ी, आपने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मान लीजिए उस कंपनी के आपके पास 100 शेयर है। अब कंपनी जब इतना पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करेगी, इससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो कंपनी के जो जिन्होंने उसके शेयर परचेज करे हुए हैं, उनके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। तो इस तरह से जो रिटर्न आएंगे वो आपके मल्टीपल रिटर्न्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। दोस्तों आप इसी एग्जाम्पल को अब आप समझे एक गवर्नमेंट के प्रोस्पेक्ट से। ये एग्जाम्पल है केवल समझने के लिए। रिटर्न को हम कैसे समझेंगे कि रिटर्न हमको कैसे स्टॉक में कैसे मिल रहे हैं और बॉन्ड में कैसे मिलते हैं। ठीक, मान लीजिए गवर्नमेंट को ये पूरा कुंभ ऑर्गेनाइज कराना है। गवर्नमेंट ने कहा कि यार मैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड लेके आ रहा हूँ।
इसमें आप इन्वेस्ट करिए। जब आप जब इसमें कई लोग पैसा इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो गवर्नमेंट उसको फाइनेंशियल हेल्प रहेगी, गवर्नमेंट को फाइनेंशियल स्ट्रांग होगी, वो उसमें उससे पूरा ये इवेंट ऑर्गेनाइज करेगी। ठीक, गवर्नमेंट जब ये बॉन्ड्स लेके आएगी तो आपको बोलेगी कि भाई मैं इसमें 8% आपको रिटर्न आपको मिलेगा इस पूरे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड पे। अब जब इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में गवर्नमेंट को बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, बहुत अच्छा उसकी वैल्यू बढ़ेगी, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज होगा। बट आपको जो रिटर्न मिलेगा वो जो कमिटेड है 10% का जो कूपन रेट है वही आपको मिलेगा, है ना। यही बेसिकली डिफरेंस होता है एक स्टॉक के थ्रू इन्वेस्ट करने में और एक बॉन्ड के थ्रू इन्वेस्ट करने में। क्लियर है आपको? रिटर्न जो रहेंगे वो जैसे जैसे कंपनियां बढ़ती हैं, जैसे जैसे आपके स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है, शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है, वैसे आपके रिटर्न भी बढ़ते हैं। बट बॉन्ड्स में जो रहता है वो फिक्स रिटर्न रहते हैं, फिक्स टाइम के लिए फिक्स रिटर्न आपको मिलेंगे। ये बेसिकली रिटर्न की कैलकुलेशन है इसमें स्टॉक वर्सेस बॉन्ड्स में। रिस्क इन्वॉल्व है। ये इवेंट को पूरा ऑर्गेनाइज, मान लीजिए इसी एग्जांपल फिर से देखते हैं, इस कुंभ को पूरा ऑर्गेनाइज करना है, किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया। ये इवेंट तो वैसे भी फ्रूटफुल रहना है, पर मान लीजिए कोई इवेंट ये फेल्योर हो जाता है, जब फेल्योर हो जाएगा तो कंपनी में जो उसका इन्वेस्टमेंट होगा वो पूरा फेल होगा, कंपनी की जो वैल्यू वो कम होगी, तो जो स्टॉक की वैल्यू वो भी कम हो जाएगी, तो आपके पास जो आपने शेयर ले रखे हैं उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। बट बॉन्ड्स में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किए हुए हैं, तो अगर ये इवेंट मान लीजिए फेल भी हो जाता है बट उसको जो 10% आपको मिलना है वो आपको फिक्स मिलेगा, तो इसमें क्या एसोसिएटेड रिस्क जो है वो कम है बॉन्ड्स में। स्टॉक में एसोसिएटेड रिस्क ज़्यादा है, आपका कैपिटल एप्रिसिएशन भी ज़्यादा है तो आपका रिस्क भी ज़्यादा है। यहाँ पर आपका कैपिटल एप्रिसिएशन फिक्स है तो आपका रिस्क भी फिक्स है, कम है रिस्क आपका। सेम वन विद मैच्योरिटी, बॉन्ड्स में मैच्योरिटी रहती है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने इशू किया 4 साल बाद, 5 साल बाद, ये कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी इशू कर सकता है, कोई भी इशू करते हैं, तो उसमें फिक्स मैच्योरिटी रहेगा, 3 साल, 5 साल, 7 साल में आपको रिटर्न मिलेगा। स्टॉक में ऐसा कोई ऐसी मैच्योरिटी डेट नहीं होती है कि इतने दिन बाद में मिले। जब आपने इन्वेस्ट किया, जब आपको पैसा रिडीम करना है, अपना ड्रीम स्टॉक को शॉर्ट आउट करके, उसमें कोई मैच्योरिटी। हाँ दोस्तों, हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स को लेके, है ना। म्यूचुअल फंड्स कितने तरह के होते हैं बेसिकली, समझें आप। म्यूचुअल फंड्स टाइप बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, किस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसको हमने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, एसेट क्लास के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट किया है। इन सारों को हम लोग भी ब्रीफ करेंगे, है ना। तो पहला इसका जो है कि म्यूचुअल फंड्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। म्यूचुअल फंड्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, देखिए डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स में रहते हैं बेसिकली, जैसे ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स एंड इंटरवल म्यूचुअल फंड्स। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स में क्या है, ओपन एंडेड बेसिकली म्यूचुअल फंड्स हैं कि इसमें कोई भी आप कभी भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी अपना रिडम्पशन ले सकते हैं, है ना। जैसे कोई एनएफओ आया 15 दिन के लिए ओपन एंडेड, 15 दिन के बाद में वो ओपन रहता है फॉर इन्वेस्ट करने के लिए और रिडम्पशन के लिए। जबकि क्लोज एंडेड में ऐसा नहीं रहता है। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स में क्या रहता है, 15 डेज का मान लीजिए एनएफओ आया, न्यू फंड ऑफर आया, उसके बाद में वहीं पर डिस्क्लोज रहता है कि कितने टाइम के लिए आया हुआ है, तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी पे जो एनएवी चल रही होगी उसी एनएवी पे आपको रिडम्पशन मिल जाएगा, बीच में आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इंटरवल म्यूचुअल फंड से बेसिकली क्या है, ये फॉर एज अ नेम सजेस्ट, इंटरवल मीन्स क्या रहता है, इसमें विंडो ओपन होती है टाइम टू टाइम पे, पहले से प्री डिफाइन होती है, उस विंडो के टाइम पे ही आप इसमें इन्वेस्ट और विड्रॉ कर सकते हैं। इट इज़ बेसिकली ये होता है बेसिकली क्लोज एंडेड, क्योंकि ये हमेशा ही ओपन नहीं रहता है ना। ये इसी विंडो, स्पेसिफिक विंडो में ही आप इसमें वो इन्वेस्ट और रिडम्पशन कर सकते हैं। तो ये 3 स्ट्रक्चर हो गए बेसिकली। इस 3 स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स आएंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड्स टाइप्स बेस्ड ऑन एसेट क्लास। डिफरेंट एसेट क्लास के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट किया है हमने इसमें। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेब्ट म्यूचुअल फंड्स एंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। देखिए डेब्ट और इक्विटी मैंने भी आपको स्टार्टिंग में मैं पूरा ब्रीफ किया और आपको उसमें दिक्कत नहीं हो रही होगी समझने में। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या है, बेसिकली जो म्यूचुअल फंड्स इक्विटी पे बेस्ड ऑन है, लाइक लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, सेक्टरल फंड्स, फ्लैक्सी कैप फंड्स। लार्ज कैप, देखिए जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, मिड कैप बेसिकली क्या होते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हो गए जो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज है ना, लाइक निफ्टी 50 का जो कंपनियां हैं वो निफ्टी नेक्स्ट 50 जो कंपनियां हैं, ये 100 कंपनियां मिला के आपका लार्ज कैप म्यूचुअल फंड बनता है ना। अब 101 से लेके 250 तक, 250 तक जो कंपनियां आएंगी रैंकिंग पे, 101 रैंक से लेके 250 की रैंक तक, वो आपके मिड कैप फंड्स हैं। मिड कैप कंपनियां वो हमारे मिड कैप फंड्स में आती हैं।
है ना। स्मॉल कैप बेसिकली क्या होता है, जिन कंपनियों की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 251 रैंकिंग से लेकर नेक्स्ट जितनी भी बचती हैं वो सारी जो कंपनियां हैं वो स्मॉल कैप में आती हैं, है ना। ये जो रैंकिंग है बेसिकली वो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग है ना। तो इसी में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये मालूम पड़ता है कि लार्ज कैप है कि मिड कैप है कि ये आपका स्मॉल कैप है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बेसिकली क्या हो गए, वो वे म्यूचुअल फंड्स जो डिफरेंट जो केवल इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं बेसिकली, है ना। ये जो हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न के बेसिकली पे रहते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा होगा। आपका आपका जो पूरा अमाउंट है वो इक्विटी में लगा हुआ है, ये बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं, तो यहाँ पर आपका ये मोर रिस्की रहते हैं। डेब्ट म्यूचुअल फंड्स बेसिकली क्या हो गए, ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लाइक कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए। पूरा मैंने आपको ब्रीफ किया था, यहाँ पर फिक्स रहता है, टेन्योर फिक्स रहता है, रिटर्न फिक्स रहता है, ठीक। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स बेसिकली क्या होंगे, ये दोनों का को मिला के बनते हैं। कुछ इसमें पोर्शन आपका इक्विटी में लगता है, कुछ आपका अमाउंट का पोर्शन डेब्ट में लगता है, इन्हीं को मिला के हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स होते हैं। लाइक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स हो गए, डिफरेंट एसेट एलोकेशन रहेगा, आपका रियल एस्टेट में रहेगा, इक्विटी में रहेगा, डेब्ट में रहेगा, है ना। उसकी अकॉर्डिंग आपका मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स रहते हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड्स भी आपके बैक भी ऐसे इसी पे अकॉर्डिंग रहते हैं, डिफरेंट एलोकेशन इसमें भी रहता है, ठीक। हाइब्रिड फंड्स इन्वेस्ट इन कॉम्बिनेशन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी ऑफरिंग बेनिफिट्स ऑफ एसेट एलोकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। ये बेसिकली एसेट क्लास के अकॉर्डिंग जो इसका डाइवर्सिफिकेशन था वो ये है। अब आप देखें म्यूचुअल फंड्स टाइप्स ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। अब इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग जो उनका डिफरेंशिएट है उसको समझें आप। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब हो गया कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट एक इंडिविजुअल जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब उसने आज के लिए इन्वेस्ट किया है, उसने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, उसने रिटायरमेंट के ऑब्जेक्टिव से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मान लीजिए कोई कोई भी यंग एज में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके इन्वेस्टमेंट करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो मोर रिस्क मोर गेन की ओर है ना। कोई मान लीजिए एक 50+ आदमी है जिसको जो इन्वेस्ट कर रहा है उसका मोर ऑब्जेक्टिव है कि उसको अब फिक्स्ड इनकम से या एफडी से ऊपर का रिटर्न चाहिए, बट उसको बहुत रिस्क नहीं चाहिए, तो उसका अलग ऑब्जेक्टिव से इन्वेस्टमेंट होगा। यही बेसिकली डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्कीम्स रहती हैं, आप समझें। पहली क्या है, ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली टैक्स सेविंग स्कीम्स रहती हैं, है ना। ये बेसिकली इक्विटी मार्केट का इसमें जो रिटर्न रहता है वो एज इक्विटी मार्केट रिटर्न्स के बराबर ही रहता है। एंड इसमें 3 साल का लॉकिंग पीरियड रहता है ना। और सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की इसमें रिबेट मिल जाती है। ये पूरी जो है पूरी ELSS क्या आती है। लिक्विड फंड्स क्या है बेसिकली, लिक्विड फंड बेसिकली क्या है, शॉर्ट टर्म डेब्ट सिक्योरिटीज़ है। ये मैच्योरिटी अप टू 90 डेज, 90 डेज तक की मैच्योरिटी के रहते हैं। इसमें जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको बेसिकली रिस्क फ्री अपना इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, उनको मोर लिक्विड मिलेगा, उनको कभी पैसे की जरूरत पड़ सकती है तो उसमें पैसा वो विड्रॉ कर ले और उनको रिटर्न भी अपने सेविंग से अच्छा मिल जाए, इसलिए वो लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, है ना। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स, ये भी बेसिकली जो FMPs हैं, कम्स विद अ फिक्स्ड लॉक इन पीरियड एंड इन्वेस्ट इन डेब्ट सिक्योरिटीज़। ये भी डेब्ट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट रहता है। पेंशन फंड्स बेसिकली ये रिटायरमेंट फंड्स रहते हैं, ये जो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं उनका एम जो रहता है, जो उनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रहता है वो रिटायरमेंट के लिए बेसिकली रहता है। मनी मार्केट फंड, अ शॉर्ट टर्म डेब्ट सिक्योरिटीज़ कंसीडर्ड रहता है लो रिस्क, बहुत लो रिस्क रहता है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट होता है। गोल्ड फंड्स बेसिकली जो गोल्ड्स ETFs रहते हैं इसमें इन्वेस्ट रहता है ना। कुछ इनका पोर्शन मान लीजिए आपका इक्विटी में लगा, कुछ आप चाहेंगे कि मेरा गोल्ड ETF में भी लगा रहे, जिससे आपकी बैलेंसिंग होकर चले, है ना। वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग म्यूचुअल फंड टाइप्स बेस्ड ऑन स्पेशलिटी। स्पेशलिटी ये क्या है, सेक्टोरल फंड्स। सेक्टोरल फंड डिफरेंट सेक्टर्स में जो फंड्स रहते हैं, रियल एस्टेट हो गया आपका हेल्थ सेक्टर हो गया, है ना, फार्मा हो गया आपका। ये बेसिकली इस जो आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो स्पेसिफिक सेक्टर में आपको मोर देन 80% जो कंपनियां म्यूचुअल फंड्स लेके आएंगी उनको मोर देन 80% जो रहेगा, अगर आप सेक्टोरल फंड्स हैं तो स्पेसिफिक सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट होगा, है ना। इंडेक्स फंड्स हो गए आपके ETF, आपके इंडेक्स फंड मतलब होगा आपका इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट रहेगा। मान लीजिए आप किसी ने आपका इसमें बैंक निफ्टी में लगा हुआ है तो उसका बैंक निफ्टी में इन्वेस्टमेंट होगा, ये इंडेक्सेस फंड्स में आता है। रियल एस्टेट फंड्स जो होगा इसमें इन्वेस्टमेंट जो होगा आपका रियल एस्टेट में रहेगा। एसेट एलोकेशन ऑल्सो नोन एज बैलेंस एडवांटेज फंड, मतलब डिफरेंट एसेट में आपका एलोकेशन रहेगा। लाइक आपका इक्विटी हो गया, आपका डेब्ट हो गया, है ना, रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इन सब में आपको मिला के आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा,
है ना। इंटरनेशनल फंड्स बेसिकली जो इंटरनेशनली फंड्स जो इंटरनेशनली मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट होता है, जो इंटरनेशनल फंड्स में होता है। ईटीएफ्स बेसिकली ये होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं। ये ऐसे ही रन करते हैं जैसे स्टॉक, है ना, जो एनएवी करंट में चल रही है उसी में आपका रिडम्पशन होगा। ये बेसिकली ईटीएफ्स होते हैं। तो ये बेसिकली जो है स्पेशलिटी वाइज म्यूचुअल फंड का डिस्टिंग्विश था, है ना। म्यूचुअल फंड्स टाइप बेस्ड ऑन रिस्क एप्टाइट, आपके रिस्क के अकॉर्डिंग, मतलब इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स आपका क्या है, कितना आपको रिस्क लेना है। तो लो रिस्क फंड्स अवेलेबल हैं, मीडियम रिस्क फंड्स अवेलेबल हैं, हाई रिस्क फंड्स अवेलेबल है। अभी आपकी एज कम है ना, आप रिस्क ले सकते हैं, तो यू हैव टू गो विद अ हाई रिस्क फंड्स। इसमें बेसिकली क्या रहता है, आपका जो इन्वेस्टमेंट रहता है मोर प्रोन टू इक्विटी में रहता है। मीडियम रिस्क या मॉडरेट फंड्स, इसमें जो हाइब्रिड फंड्स अभी हम लोगों ने बात करी, उसमें जो इन्वेस्टमेंट होगा कुछ पोर्शन आपका डेप्ट में होगा, कुछ पोर्शन आपका इक्विटी में होगा, है ना। तो मीडियम रिस्क फंड्स हो गए। लो रिस्क बेसिकली यही आपका डेप्ट में इन्वेस्टमेंट होगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में होगा, शॉर्ट टर्म्स में बॉन्ड में होगा, है ना। उसमें क्या रहेगा, आपका रिटर्न तो आपका कम आएगा बट आपका रिस्क भी कम रहेगा, आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा। कि कई लोगों का भी कई लोगों का एम होता है कि मेरा जो एम है वो मेरा पैसा, मान लीजिए आपका एक्सपोजर पैसा पड़ा हुआ है, वो पैसा आपका सेविंग में रखा हुआ है अकाउंट में, तो यू एक्सपेक्ट कि हमें सेविंग्स ज़्यादा रिटर्न मिल जाए और बस मेरे को रिस्क ना रहे, तो वो आप लोग दे हैव टू ऑप्ट विद लो रिस्क फंड्स, है ना। ये बेसिकली रिस्क एप्टाइट के अकॉर्डिंग आपका डिफ्रेंशिएट हो गया। ये बेसिकली पूरी चीज़ें हम लोगों ने ब्रीफ करी है कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, आप इसको पूरा समझें, पूरा देखें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं म्यूचुअल फंड्स के अदर वीडियो में। तब तक थैंक यू।